नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज का आज हमारा लेक्चर है फोर्थ। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें हमने 1 से लेके 60 रूल्स तक डिस्कस किए थे। साथ में हमने कंसेप्ट देखे थे, एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। अगेन आपको 20 इंपॉर्टेंट रूल्स हम कवर कराने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं आप सभी को मैं कह दूं, पहले इन तीनों लेक्चर्स को आपने देख लिया होगा अच्छे से, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना है ना। और दूसरी चीज आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी मैं कि जितने भी रूल्स मैं आपको यहाँ पे टॉप 100 कवर करवा रही हूँ, ये मैंने खुद एनालिसिस करे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग। जिन एग्जाम्स में रिपीटेटिवली रूल्स पूछे गए उन्हीं रूल्स को मैं यहाँ पे आपके साथ कवर करा रही हूँ। सेकेंडली, अगर आप लोगों के मन में कोई और डिमांड है कि मैं नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्या लेकर आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपके कमेंट्स रीड किए जाएंगे, बिल्कुल उनको समझा जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है कोई चाहता है ये वाला टॉपिक मैम कवर करा दो, इस वाले टॉपिक में हमें इशू आता है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और आप लोगों को दूसरी चीज़ भी बतानी थी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी इंग्लिश की तैयारी अभी स्टार्टिंग से नहीं कर रखी है और अभी अपने आप को वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है इंग्लिश में, तो हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच है। कहाँ पर? रूट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है और 1 साल की वैलिडिटी है। इस पे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके भी फर्दर इंक्वायरी ले सकते हैं। कूपन कोड वगैरह लगाओगे तो फिर आपको ये कोर्स मात्र 249 या तो 299, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा अभी कट डाउन कर दिए गए हैं, ट्रंकेट कर दिए हैं। तो आपके पास बेस्ट ऑफर है, फटाफट से अपॉर्चुनिटी अवेल करो और अपने इंग्लिश में स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करो। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपना रूल नंबर नेक्स्ट कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम रूल नंबर 61 से कवर कर रहे हैं, है ना। 61 नंबर रूल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। रूल 61 कह रहा है द एडवर्ब एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट। याद रखना, एडवर्ब में, कंजंक्शन में कुछ पेयरिंग चलती है, उन पेयरिंग को आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता है कि इसके साथ ऐसा क्यों यूज होता है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनके साथ आप हमेशा एडवर्ब्स पेयर वाले ही यूज करोगे। अब जैसे एक बहुत फेमस सा पेयर है कि एल्स के साथ हम हमेशा बट यूज करते हैं और अदर और रेदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, दैट। एग्जामिनर आपको क्या कर देता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल लिखिए, आइए वन बाय वन चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। जैसे इधर लिखा है इट इज नथिंग एल्स बट मेयर फुलिशनेस, तो एल्स के साथ बट था, दैट मीन्स आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ये और कुछ नहीं है बट फुलिशनेस है। ये एडवर्ब के क्या है, पेयर्स है, याद रखना है आप लोगों को। एवरीबडी एल्स हैज अग्रीड बट यू, सभी लोग मान गए बट तुम नहीं माने, है ना। तो एल्स के साथ बट यूज किया, ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। ही मेट नो अदर पर्सन देन राम, अदर के साथ देन यूज होता है, अगेन ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक आई वुड रदर स्टे एट होम दिस इवनिंग देन गो आउट, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रदर के साथ हमने यहाँ पे पेयर में क्या यूज किया है, देन यूज किया है। बिल्कुल चारों सेंटेंसेस आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको रूल नंबर 61 याद रखना है कि एल्स के साथ आप बट यूज करते हो, अदर और रदर के साथ देन। कई बार एग्जाम में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स फिर भी कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है भाई, इफ इन अ सेंटेंस एन एपोजिशन हैज बीन यूज्ड। एपोजिशन क्या होता है अभी बताते हैं। द वर्ब विल फॉलो नॉट द एपोजिशन बट द नाउन और प्रोनाउन प्रेसिडिंग इट। देखो, जैसे मैं बोलूं एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, अ ग्रेट साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत महान साइंटिस्ट थे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन, इसके बाद मैं लिख रही हूँ द साइंटिस्ट। तो ये जो साइंटिस्ट है ना, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एपोजिशन। एपोजिशन मतलब जो नाउन के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम कोई वर्ड दे देते हैं, है ना। उनकी डिग्निटी या उन्हें जिस भी नाम से पुकारा जाता था उसके लिए हम एक एपोजिशन यूज करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो सेंटेंस में वर्ब यूज करते हो ना, वो इसके अकॉर्डिंग यूज करते हो जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ना कि एपोजिशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे इधर लिखा है, क्या लिखा है भैया, यू माई सन इज अ गुड बॉय। अब आप मुझे बताओ, यू माई सन इज अ गुड बॉय क्या करेक्ट है सेंटेंस, जरा दिमाग लगाओ। यू माई सन इज अ गुड बॉय। अब आप मुझे बताओ माई सन क्या है यहाँ पे, माई सन आपका हो गया एपोजिशन। क्या हो गया भैया, एपोजिशन।
दैट मीन्स आपको जो यहाँ पे वर्ब यूज करनी थी ना, वो यू के अकॉर्डिंग करनी थी। यू के साथ आप सभी को पता है हम इज नहीं यूज करते, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो आप सभी को मन में ध्यान रखना था कि यहाँ पे मेन आपका नाउन क्या है, मेन नाउन आपका यू था, और यू के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं, इज यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं रूल नंबर 63। तो 63 नंबर रूल क्या कहता है, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम प्लूरल की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बट अगर वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वहां पर हम कर सकते हैं। जैसे इधर लिखा है क्या, द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। मैं बोलूँ ब्रिक कैसा है नाउन, तो आप बोलोगे मैडम मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को आप कभी भी एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हो। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन 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 अगर इन नाउन को आप प्लूरल में यूज करते हो तो वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों को कॉपर। कॉपर आप बोलोगे मैडम कैसा नाउन है, तो आप बोलोगे मैडम कॉपर तो मटेरियल नाउन है, धातुवाचक। लेकिन कॉपर में मैंने जोड़ दिया एस कॉपर्स, तो अब ये मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, अब ये आपका कौन सा नाउन बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा, और इसका मीनिंग भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। आधी बात समझ। तो अब कॉपर्स का मतलब तांबा नहीं, कॉपर्स का मतलब हो गया कॉपर के सिक्के, तांबे के सिक्के। अब आयरन, आयरन मेटल होता है, अगेन मटेरियल नाउन है, लेकिन आयरन में मैंने जोड़ दिया क्या, आयरन्स। आयरन में मैंने जोड़ दिया आयरन्स, तो आयरन्स मतलब होता है बेड़ियां, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फेटर्स। क्या कहते हैं भाई, फेटर्स। वैसे ही टिन्स, टिन होता है मटेरियल नाउन, टिन्स लगा दिया तो कैन्स मेड ऑफ। वुड होता है लकड़ी, लकड़ी मटेरियल नाउन, लेकिन इसमें हमने जोड़ दिया एस, तो वुड्स का मतलब हो गया जंगल, फॉरेस्ट। एग्जाम्पल लिखा है ही लिव्स इन द वुड्स, वो जंगलों में रहता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लकड़ी के अंदर रहता है, ऐसा मत समझने लगना। ठीक है, वुड्स का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक है, अब आप लोगों से रूल नंबर 62 पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, मुझे बताना सभी लोग कमेंट में, सभी लोग कमेंट में इस चीज का जवाब देना मुझे। रूल नंबर 62 पे जाके पूछती हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, आप लोग सभी मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। आई मिस्टर ठाकुर इज नॉट डिसऑनेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं ना, सभी लोगों को भैया कह दे रही हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे या तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, 64 नंबर का रूल कहता है कि क्लॉजेस इन अ सेंटेंस बिगनिंग विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु विच दैट। जिस भी सेंटेंस में हु विच दैट आता है, वहां पर जो वर्ब आप लगाते हो इसके अकॉर्डिंग लगाते हो, अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन प्रीसीडिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर वर्ब भी कौन सी लिखोगे, प्लूरल लिखोगे। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है। अब जैसे देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है इट इज आई हु हैज डन इट। क्या लिखा है, इट इज आई हु हैज डन इट। हु किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए। अब आप मुझे सभी बताओ, आई के साथ हम हैज यूज करते हैं कि हैव। आप कहोगे मैडम हैव, दैट मीन्स यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, have। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा द गर्ल हु, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे इज आएगा कि आर। द गर्ल हु इज आर प्लेइंग, प्लेइंग इज माई डॉटर, इज माई डॉटर। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, सभी लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। 65 नंबर का रूल क्या कहता है भैया, ध्यान से देखो, इधर लिखा है द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट सो दैट नो एम्बिग्विटी अराइजेस। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई अजीब चीज, है ना। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, रिलेटिव प्रोनाउन हु हम यूज कर रहे थे, तो वो हमेशा किसके पास होना चाहिए, जिसके लिए वो यूज हो रहा है उसी के पास होना चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस ना अजीब सा भद्दा सा हो जाता है, एब्सर्ड हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या लिखा है इधर, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द माइल रेस इज माई कजिन। अब आप सभी लोग मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द माइल रेस इज माई कजिन। यहाँ पे हु देखना है, किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है? मैं बोलूंगी बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हु यूज हो रहा है वो उसके जस्ट आगे है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ होता कुछ, जैसे मैंने इधर लिखा, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज माई कजिन हु स्टूड फर्स्ट इन द माइल रेस। अगर मैं सेंटेंस इस तरीके से लिख देती तो फिर भैया गड़बड़ हो जानी थी, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कजिन के लिए नहीं हो रहा है यूज, रिलेटिव प्रोनाउन इस लड़के के लिए यूज हो रहा है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन सही नहीं रखोगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके एंटीसीडेंट के पास होना चाहिए, जिसके लिए वो यूज हो रहा है ना उसके जस्ट चिपका हुआ होना चाहिए। अगर दूरियां उनके बीच में आपने पैदा कर दी तो फिर भैया कहानी गड़बड़ हो जाएगी, दूरियां नहीं लेकर आनी आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर मिसेस झा हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना वही गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर मिसेस झा हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। अब हु किसके लिए यूज होने लग रहा है यहाँ पे? मिसेस झा के लिए, जो कि हु किसके लिए यूज होना था? डॉटर के लिए, दैट मीन सॉरी गर्ल के लिए यूज होना था। दैट मीन्स यहाँ पे एम्बिग्विटी अराइज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन गलत कर दी है। आपको हु यहाँ पर नहीं यूज करना था, आपको हु गर्ल के बाद यूज करना था। करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाता, द गर्ल हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश इज डॉटर ऑफ माई नेबर। आपका सेंटेंस करेक्ट ऐसे होता। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर आ रही होगी समझ। रूल 66 क्या कहता है भाई? ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, when two singular nouns joined by and preceded by each or every, the pronoun used for them is singular। याद रखिएगा each और every ये दोनों आपके pronoun हैं। ये दोनों कनेक्ट हुए किससे? and से। इनके बाद आप जो भी नाउन लिखोगे वो कौन सा लिखते हो? सिंगुलर लिखते हो। आई होप आप लोगों ने pronoun में इस चीज को अच्छे से समझा होगा। अब ऑल्दो ये दोनों एंड से कनेक्टेड है, लेकिन 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 आपको ध्यान क्या रखना है, इसके बाद जो आप वर्ब लिखोगे ना वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसे होगी भाई? सिंगुलर। भले ही एंड है लेकिन ईच और एवरी के बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, लिखा है ईच मैन एंड ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे हिज की जगह पे देयर होता, अगर यहाँ पे हिज की जगह पे देयर होता तो फिर कहानी गड़बड़ हो जानी थी, है ना। आपको याद रखना है प्रोनाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर यूज करनी है। यहाँ पे इज लिखा हुआ था करेक्ट, अगर यहाँ पे आर होता तो फिर कहानी आपकी क्या हो जाती? गलत हो जाती। एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे लिखा है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। तो अब आपको भी यहाँ पे क्या ध्यान रखना था? एवरी के बाद सिंगुलर लिखा है, एवरी के बाद सेलर लिखा है। अब यहाँ पे वॉज लिखा है करेक्ट है, अगर यहाँ पे वर होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। सेम यहाँ पे हिज है तो करेक्ट है, अगर यहाँ देयर होता तो गड़बड़ होती। आ रही बात समझ? नेक्स्ट रूल देखो, समटाइम्स अ प्रॉपर प्रोनाउन इज यूज्ड वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। कभी कभी ना हम प्रोनाउन को यूज कर देते जबकि रियल में उसकी जरूरत भी नहीं होती है। जैसे इधर लिखा है ही बीइंग एन एमएलए इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब इधर मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ही बीइंग एन एमएलए इज क्वालिफाइड फॉर पोस्ट, बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एग्जामिनर इसके पहले ही लगा के दे देता, ही बीइंग एन एमएलए ही इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, तो फिर कहानी आपकी हो जाती गड़बड़। ठीक है, आपको याद रखना है, ये रूल भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर एक बार आपने प्रोनाउन यूज कर दिया है और आगे बीइंग एन एमएलए उसके लिए एज ए एपोजिशन यूज हो रहा है तो आपको वापस प्रोनाउन यूज नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। If a pronoun comes after a preposition, it should be in the objective case. Very very important rule, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको preposition के बाद कोई भी pronoun यूज करना है तो उस pronoun का केस कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आप सभी को पता है, जैसे आई का होता है क्या? मी, यू का यू होता है ना। तो आप लोगों को याद रखना है
ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना है, नॉमिनेटिव यूज नहीं करना है। जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है, बिटवीन यू एंड आई नीदर ऑफ अस इज करेक्ट। बिटवीन यू एंड आई, यू का तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, लेकिन आई, ये तो नॉमिनेटिव केस हो गया, हमको आई नहीं लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था, मी। क्या लिखना था, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। बिटवीन है, बिटवीन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन आना था, तो यहाँ पे शी सही है क्या, नहीं, शी तो आपका नॉमिनेटिव केस होता है, शी नहीं आएगा, उसकी जगह हम हर लिखेंगे। वैसे ही आए नहीं, यहाँ पे क्या आएगा। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा, एवरीवन वॉज देयर, एवरीवन वॉज देयर बट मी। अब यहाँ पे जो बट है ना, वो कंजंक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये कंजंक्शन है क्या है। ये सारी चीजें ना मैंने आपको अपनी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है कि प्रोनाउन में और कंजंक्शन में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इधर जैसे लिखा है बट, अब मैं आपसे पूछूं बट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे मैडम यहाँ पे बट जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है। अगर कंजंक्शन का काम करता तो ये किसी दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करता, ऑलराइट। प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा हुआ है, दैट मीन सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ आए होता ना तो फिर गलती हो जाती। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बट का मतलब अगर आप उसे प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हो तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब के अलावा, सभी लोग वहां पे थे मेरे अलावा, ऑलराइट। और बट का मतलब कंजंक्शन की तरह जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है लेकिन। ये सारी चीजें ना मैंने आपको डिटेल वाली क्लासेस में कवर करा रखी है। कंजंक्शन प्रपोजिशन के टाइम भी ये रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था क्लास में डिटेल में। अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज ये क्लासेस बहुत लेंदी हो जाएगी, ऑलराइट। नेक्स्ट रूल अगेन सेम है, अगर आपका लाइक और अनलाइक इस टाइप के वर्ड आते हैं तो उसके बाद भी आप जो प्रोनाउन यूज करते हो वो कौन से केस का यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस का। सेम इधर लिखा है क्या, अ मैन लाइक मी विल नॉट डू इट। अगर यहाँ पे मी की जगह आई होता तो फिर कहानी गड़बड़ हो जानी थी। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, दैट मीन सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, रूल नंबर 70 क्या कह रहा है, अ प्रोनाउन टेक्स एन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। कहाँ कहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो पहले हमने देखा प्रेपोजिशन, दूसरा हमने देखा लाइक अनलाइक, इसके बाद और तीसरा हम देख रहे हैं लेट। इन सब के बाद आप हमेशा कौन सा केस यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे इधर लिखा लेट आई डू इट, करेक्ट है क्या, नहीं, लेट मी डू इट करेक्ट है। हम बोलते ना लेट मी गो, बोलते ना मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट आई गो कभी सुना है क्या, नहीं, गलती हो जाएगी। वैसे ही लेट यू एंड मी गो करेक्ट है। अगर यहाँ मी की जगह आई होता तो फिर गलती हो जाती, लेट यू एंड मी गो, ऑलराइट। रूल नंबर 71 देखिए, प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड रिमेन इन द सेम। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ही एंड हर आर ब्रदर एंड सिस्टर। अब मैं हर पूछूं कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप बोलोगे मैडम हर तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका, शी का, लेकिन यहाँ पे तो यूज क्या है, ही। यहाँ पे आप यूज कर रहे हो नॉमिनेटिव केस और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहानी बढ़ समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गई कहानी। आपको यहाँ पे हर नहीं, यहाँ पे लगाना था शी। ही एंड शी आर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली ही एंड मी आर फ्रेंड्स, नहीं बाबा, मी नहीं होगा, नॉमिनेटिव केस लगाना था। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, क्या होगा, he and I are friends, nominative case. When pronouns of second person and third person are used as subjects, the pronoun following them will be according to the second person. कहानी तो बड़ी लिखी लेकिन इसको बहुत ही क्रिस्प तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे इधर लिखा है क्या, यू एंड ही मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स। मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर इतने टाइम से पढ़ रखी है तो अगर मैं आपको ये सेंटेंस दे दूँ, एग्जाम में आ गया लेट्स से, और आपको बताना है क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो मुझे बताओ क्या सही है या गलत। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी ये चीज़ें तो आप इसे बोलोगे मैडम ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यू, आप सभी को पता है 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट दे, ये सारे।
ऑलराइट। तो सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है थ्री। जब भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप यूज करते हो एज अ प्रोनाउन, तो आगे जो प्रोनाउन यूज होता है ना, वो किसके किसके अकॉर्डिंग होता है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको हिज नहीं यूज करना था, यू का केस क्या हो जाएगा, योर। क्या हो जाएगा, योर। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ही एंड यू एंड ही मस्ट ब्रिंग योर बुक्स। ठीक है, हिज बुक नहीं आएगा। याद रखना, टू और थर्ड, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं तो किसको इंपॉर्टेंस मिलती है, सेकंड को। हम हमेशा सेकंड को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज करते हैं। अब सेम केस 73 वाला भी है, ध्यान से समझो, वही कहानी लिखी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब वहां पर सेकंड और थर्ड पर्सन में हमने सेकंड पर्सन को इंपॉर्टेंस दी थी। अब यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पर्सन में से हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, फर्स्ट पर्सन। हम हमेशा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे इधर लिखा है, यू एंड आई मस्ट फिनिश आवर वर्क इन टाइम, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे आवर की जगह योर लिखा होता ना, तो फिर भैया गलती हो जानी थी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, सेकंड को। सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो इंपॉर्टेंस मिलेगी फर्स्ट को। अगर फर्स्ट और थर्ड पर्सन है तो अगेन इंपॉर्टेंस मिलेगी फर्स्ट को। जो छोटा नंबर होता है उसको इंपॉर्टेंस मिलती है। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। मुझे भी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था, तो मैंने भी ऐसे ही याद कर लिया था, जो छोटा है उसको इज्जत मिलेगी, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है, द वर्ड्स लाइक सॉर्ट, टाइप, काइंड एटसेट्रा आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हो। जैसे इधर लिखा है, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स इज सोल्ड इन द मार्केट। अब मैं बोलूँ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इज लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आर होता ना तो गड़बड़ हो जानी थी। बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ कैमरा इज वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे आर होता तो फिर गलती हो जाती। नेक्स्ट रूल कह रहा है 75th, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु विच आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। आप सभी को ये रूल बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो तो उसके बाद आप हमेशा दैट यूज करते हो, हु और विच का यूज वहां पर नहीं होता है। ठीक है, जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा है, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। द वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट, मैं बोलूँ वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वाइजेस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो यहाँ पे आप हूं नहीं, दैट लगाओगे। क्या लगाओगे भाई, दैट। वैसे ही नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई अगेन, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, दैट यूज किया है। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे विच होता तो गलत होता, हु होता तो भी गलत होता। नेक्स्ट रूल देखिए भाई सभी, the relative pronoun that is also used in preference to who and which after words all, some, same, any, none, nothing and the only। ठीक है, याद रखना जब भी ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, पहला तो है ऑल, द सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली। जब भी ये सारे वर्ड दिखेंगे उसके बाद भी आप हमेशा क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, हु विच नहीं लगाओगे। जैसे इधर लिखा है क्या, he is the same man who he has seen। सेम मैन आ गया, द सेम आ गया, द सेम आ गया तो आपको हु नहीं क्या लगाना है, दैट लगाना है। मैन इज द ओनली आ गया, दैट लगा हुआ था, सेंटेंस करेक्ट है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा, ऑल द पेन्स विच आई गेव हिम, विच आई गेव हिम आर न्यू। क्या ये करेक्ट है, सभी कमेंट में बताओ। नहीं, ऑल था तो ऑल के पहले आएगा, बाद आएगा दैट। वैसे ही आप लोगों ने एक कहावत सुनी भी होगी, क्या, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम दैट यूज करते हैं, विच यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है भाई, we don't use that after relative clause which are separated by comma, instead we use who, which, whom। याद रखना, हम that का यूज नहीं करते उन relative clause के पास जहां पर कॉमा होता है। जैसे इधर लिखा है, मिस्टर शर्मा इज ए पॉपुलर लीडर, कॉमा, दैट लिव्स इन केरला। अब आप यहाँ दैट नहीं लिखोगे। मिस्टर शर्मा के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, who।
अब रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल आपको पढ़ना है तो क्लासेस, अगेन आप लोगों को मेरी क्लासेस देखनी होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में वहाँ कवर करा रखी है। रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ मैं आपको कवर करा रखी हूँ वहाँ पे। सेम, ही हैज़ बॉट अ पेन विच इज़ ब्लैक, विच यूज हुआ है किसके लिए? पेन के लिए, तो आपका सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, ठीक है। When there are two antecedents, a man and an animal, or two things between before the relative pronoun, we should use that. अब अगेन आपको दैट का यूज कहाँ करना होता है? जब भी आपके पास कोई पर्सन हो और साथ में कोई एनिमल हो, या तो फिर एनिमल की जगह कोई थिंग हो, इन दोनों को आपको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करना है, तो वहां पर आप हमेशा दैट यूज करते हो। अगेन हु विच नहीं यूज होगा। जैसे इधर लिखा है द मैन एंड हिज डॉग, पर्सन है, डॉग एनिमल है, तो यहाँ पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या यूज करा? दैट। अगर आप इसकी जगह हु विच यूज करते तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती। यहाँ पे दैट यूज किया, दैट मीन्स सेंटेंस आपका पूरी तरीके से करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। The case of the noun or pronoun preceding or succeeding the verb to be should be the same. एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे इधर लिखा है टू बी, टू बी केस क्या होता है प्रोनाउन का? जैसे इधर लिखा है इट इज हिम हु केम टू सी अस। अब मैं पूछूं क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आप बोलोगे नहीं मैम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉमिनेटिव केस तो दिख ही नहीं रहा है नाउन का या प्रोनाउन का। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट हिम लिख दिया, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। नहीं नहीं, आपको यहाँ पे लिखना था इट इज ही, है ना। जब भी आप लगाते हो इट के बाद आपको हमेशा नॉमिनेटिव केस ही यूज करना होता है कोई भी प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस करेक्ट होगा इट इज ही हु केम टू सी अस। वैसे ही नेक्स्ट, इट इज आई हु कॉट द थीफ। इट इज आई है, अगर यहाँ पे इट इज मी होता ना तो फिर कहानी गड़बड़ होती। यहाँ पे आई लिखा है, दैट मीन्स सेंटेंस आपका क्या है? ओके, सो लास्ट रूल फॉर टुडेज क्लास। लास्ट रूल कहता है व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, more or less is used before the adjective and the adjective following them takes positive degree. एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई लड़की है, वो सुंदर होने के साथ साथ लंबी भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ सुंदर ज्यादा है टॉल होने के कंपैरिजन में, तो मैं कैसे बोलूंगी? शी इज मोर ब्यूटिफुल देन टॉल। ऐसे बोलूंगी क्या? फटाफट मुझे कमेंट में बताओ। आगे एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लिखा है? सुमन इज बेटर देन ब्रेव। अच्छा, मुझे ये बताओ, सुमन जो है, सुमन मान लो एक लड़की है, और तो सुमन लड़कों का भी नाम होता है। सुमन अच्छी भी है, सुमन अच्छी भी है, और उसके साथ ही साथ वो बहादुर भी है। सुमन अच्छी भी है और उसके साथ ही साथ वो बहादुर भी है। तो मैं बोलूं वो अच्छी ज्यादा है, बहादुर भले थोड़ी सी कम हो। उसमें अच्छाई का जो गुण है ना वो ज्यादा है, बहादुर का गुण थोड़ा सा कम है। तो क्या ये सेंटेंस इस तरीके से लिखना सही होगा? सुमन इज बेटर देन ब्रेव। आप बोलोगे नहीं मैडम ये गलत है, इसको सेंटेंस को ऐसे लिखना होगा, सुमन इज मोर गुड देन ब्रेव, है ना। आपको हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होती है, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी होती है। जब भी आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करते हो, जब आप एक पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करते हो, तो वहां पर आप मोर लेस यूज नहीं करो, मोर लेस यूज करोगे, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे। सेम इधर लिखा है ही वॉज टॉलर देन हैंडसम, तो ये करेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट है भैया, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली। आपको यहाँ पे लिखना था ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम। क्या लिखना था? मोर टॉल देन हैंडसम। तो फिर आपकी कहानी क्या हो जाती? सही हो जाती। ऑलराइट, सो आज की क्लास के 80 रूल्स हमने कवर कर लिए हैं। रूल नंबर 81 से 100 में हम करेंगे 5th वाले लेक्चर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगेन आप लोगों से कहूँगी, अगर किसी को बैच परचेस करना हो, बहुत मिनिमम प्राइजेस पे आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ा रखी है। एक बार ज़रूर से आप रूट एप्लीकेशन पे इस कोर्स को विजिट करो। कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इंग्लिश प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा एसएससी टारगेट बैच भी है, अगर कोई स्टूडेंट कॉम्बो में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना चाहता है तो अगेन रूट एप्लीकेशन पे आपको जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग लाइक करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो लाइक तो आप सभी को करना ही है। दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। सभी को गुड बाय, जय हिंद।